नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम सामान्य अध्ययन श्रृंखला में इतिहास विषय पर आधुनिक इतिहास में आंग्ल मराठा संबंध को देखेंगे। आंग्ल मराठा संबंध या आंग्ल मराठा युद्ध देखने के पहले हमें उन पेशवाओं को देख लेना चाहिए कि जो आंग्ल मराठा संबंध के दायित्व का निर्वाह किया या जिनके जिनके बीच में युद्ध हुए। वैसे पेशवा की बात तो करें तो पेशवा शिवाजी के प्रशासन में एक विशिष्ट अधिकारी अष्टप्रधान का हुआ करता था, जो प्रधानमंत्री या सामान्य प्रशासन देखता था। ऐसा नहीं है कि इस कालखंड में पहली बार पेशवा अस्तित्व में आया। अब यहाँ एक वंशावली पेशवाओं की दी गई है, इसे मुझे समझना है। इसके बाद हम पेशवाओं की एक एक पेशवा के कार्यक्रमों को देखेंगे, फिर आंग्ल मराठा संबंध, फिर आगे की कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। पेशवा वंश में इस कालखंड में एक पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथ, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1713 से 1720 तक है। बालाजी विश्वनाथ से लेकर नाना साहब तक, नाना साहब जो 1857 के क्रांति में भाग लिए, यहाँ तक कुल 7 पेशवा सामने दिखाई पड़ते हैं। बालाजी विश्वनाथ के 2 पुत्र, एक बाजीराव प्रथम और दूसरे चिमनाजी हुआ करते हैं। बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं, 1720 से 1740 तक इनका टाइम ड्यूरेशन होता है। फिर इनके बाद बालाजी बाजीराव इनके सुपुत्र होते हैं, ये पेशवा बनते हैं। और रघुनाथ राव भी बाजीराव के पुत्र हैं। रघुनाथ राव और बालाजी बाजीराव के पुत्रों के बीच में पेशवाई को लेकर संघर्ष हुआ। जब यहाँ पेशवाई को लेकर संघर्ष हुआ तो इसी समय बंबई कंपनी को भी हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। अर्थात माधवराव की मृत्यु के बाद उनका भाई नारायण राव पेशवा बना, जो क्षय रोग से इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद माधवराव नारायण पेशवा बने और माधवराव नारायण के बाद रघुनाथ राव के सुपुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बने। बाजीराव के बाद इनके दत्तक पुत्र नाना साहेब और इनका उपनाम धुंधु पंत था, ये पेशवा बनते हैं, जो एक पेंशनर के नाम पर बिठूर में अपना अंतिम समय बिताते हैं और 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं। अब प्रश्न बनता है कि यहाँ से प्रश्न कैसे आता है। यहाँ से प्रश्न आएगा कि इनका क्रम विन्यास पूछने के लिए, पहला आएगा कि क्रम विन्यास पूछने के लिए आता है प्रश्न। फिर दूसरी बात यहाँ से बनेगी कौन से किस पेशवा के कालखंड में कौन सी संधियाँ हुई हैं, इनके प्रमुख कार्य क्या रहे, किसके कालखंड में तीसरा पानीपत का युद्ध लड़ा गया। इस प्रकार से तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। चिमनाजी पेशवा तो नहीं बनते, किंतु इनके सुपुत्र सदाशिव भाऊ पानीपत के तीसरे युद्ध में मारे जाते हैं। एक बहुत निर्णायक भूमिका लोग निर्वाह करते हैं। अब मुझे एक एक पेशवा पर चर्चा करनी। आइए देखते हैं बालाजी विश्वनाथ को। आइए हम देखते हैं पेशवाओं का इतिहास व आंग्ल मराठा संबंध की अगली कड़ी। तो पेशवाओं के इतिहास में बालाजी विश्वनाथ 7वें पेशवा रहे। वैसे कुल 14 पेशवा हुए थे। 7 पेशवा इनके पहले या ऐसे कहें कि अष्टप्रधान के अंतर्गत हुए थे। साहू जी के समय में बालाजी विश्वनाथ सेना कार्ते के पद पर पहुंचे। सेना कार्ते का प्राय होता सेना का संरक्षक। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर साहू जी ने 1713 में इन्हें पेशवा नियुक्त किया और 1720 तक अपने मृत्यु तक ये पेशवा पर रहे। इनकी प्रमुख उपलब्धियों में ध्यान दें, इनकी प्रमुख उपलब्धियों में मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक इन्हें माना जाता है। अर्थात ये मराठा राज्य को पुनरुद्धारक के रूप में सामने। आइए अब देखते हैं पेशवाओं का इतिहास व आंग्ल मराठा संबंध। वैसे देखा जाए तो पूरे मराठा साम्राज्य में कुल 14 पेशवा हुए हैं। 14वें पेशवा नाना साहब रहे, जो अंतिम समय बिठूर में एक पेंशनर के रूप में व्यतीत किए और 1857 के क्रांति में भाग लिए। बालाजी विश्वनाथ 7वें पेशवा थे। इनके पहले 7 पेशवा और हो चुके थे। आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि बालाजी विश्वनाथ
किस नंबर के पेशवा थे? तो बालाजी विश्वनाथ 7वें नंबर के पेशवा थे। ये पॉइंट ऑफ प्री के व्यू से देखा जा रहा है, केवल प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको हम देख रहे हैं। उसमें इसमें वही बिंदु रखे गए हैं जो आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 7वें पेशवा थे। अब एक प्रश्न फिर उठता है कि पेशवा बनने के पहले बालाजी विश्वनाथ क्या थे? पेशवा बनने के पहले बालाजी विश्वनाथ सेना कार्ते के पद पे थे। सेना कार्ते का प्राय होता है कि सेना का संरक्षक। ठीक है, इन्हें साहू जी ने पेशवा नियुक्त किया 7वें पेशवा के रूप में। इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। फिर एक प्रश्न बनता है, हिंदू पद पातशाही का शपथ किसने लिया? एक तो शिवाजी लिए थे, दूसरा ये नहीं कोई और लिया था, आगे हम चल के देखेंगे। ठीक है, इनके द्वारा एक अति महत्वपूर्ण मुगलों के साथ संधि की जाती है। ऐसे कहें कि सैयद बंधुओं ने रफी उद्दरजात की तरफ से फर्रुखसियर को गद्दी पर हटाने के लिए एक संधि की। इस संधि को एक इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल हैं, इन्होंने इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। मैग्ना कार्टा इसलिए कहा गया कि इसके अंतर्गत सबसे पहली बात यह थी कि दक्षिण के 6 सूबों को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मराठों को मिल गया था। इसके बदले में मराठे इन मुगलों की सहायता करेंगे, 1500 घुड़सवार लेके जब भी जरूरत पड़ेगी, और 10 लाख सालाना इनको मदद भी देंगे मुगलों को। ठीक है, इसलिए इनको मैग्ना कार्टा कहा गया। इसके अतिरिक्त मैग्ना कार्टा एक कहने का अभिप्राय ये था, अभी तक जो मुगल पूरे भारत पर शासन किया करते थे, अब मुगल सत्ता में मराठों की भागीदारी बढ़ गई, इसलिए इनको स्वर्णपत या मैग्ना कार्टा रिचर्ड टेम्पल ने कहा। और इन्होंने एक संधि जंजीरा के सिद्धियों के साथ किया। पूछा जाता है, जंजीरा के सिद्धि एक लड़ाकू जात थी समुद्र के टापू में, आज भी इनका किला मौजूद है, ये कम महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद अगला शासक बाजीराव प्रथम है। बाजीराव प्रथम को बताने के पहले एक बात यहाँ से 2 बातें कह दें, 2 बातें जो अति महत्वपूर्ण हैं। एक संस्थापक, द्वितीय संस्थापक पूछा जाएगा, सेना कार्ते के पद पर किस नंबर के पेशवा थे। ठीक है, यही बस इतने प्रश्न बनेंगे। और बाजीराव प्रथम के बारे में देखा जाए 1720 से 1740 तक ये पेशवा रहे। अपने पिता की भांति ये अल्पायु में, या आप ऐसे कहें कि 20 वर्ष की अवस्था में ये पेशवा बने। और इन्होंने मुगलों के प्रति अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए मुगलों के प्रति अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए इन्होंने कहा, हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, ये कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, आपसे भी पूछा जाएगा, तो हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं स्वयं गिर जाएंगी। इसका प्राय यह है कि जो मुगलिया बादशाहत थी, अब वो उत्तर मुगल काल में कमजोर हो चुकी थी, उसमें उतनी ताकत नहीं रह गई थी। उनके प्रति इन्होंने अपनी नीति स्पष्ट की। और इसी की परिप्रेक्ष्य में इसी का उत्तर देते हुए साहू जी ने कहा, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, आपका विजय पताका कटक से अटक तक फहराएगा। ये उनका कथन था। 2 कथन आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और बाजीराव प्रथम के समय में, इन्हीं के समय में वरना की संधि की गई। वरना की संधि 1731 में बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। इस संधि में मराठा साम्राज्य 2 हिस्सों में बट गया। ध्यान रखिएगा, मराठा साम्राज्य 2 हिस्सों में बट गया। देखें एक मैप के माध्यम से, उत्तरी मराठा साम्राज्य और दक्षिणी मराठा साम्राज्य पूछा जाता है वरना की संधि के माध्यम से 1731। ठीक है, वरना की संधि के माध्यम से 2 हिस्सों में। उत्तरी मराठा के साम्राज्य की राजधानी सतारा थी, जहां से साहू जी शासन किया करते थे। अर्थात मराठा साम्राज्य अब छीड़ हो गया, मराठा साम्राज्य अब
कमजोर हो गया। ध्यान देने की जरूरत है, कब? वरना की संधि के माध्यम से। फिलहाल यह कम महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि दोनों की राजधानी और दक्षिणी मराठा साम्राज्य की राजधानी कोल्हापुर और यहाँ के शासक संभाजी द्वितीय हुए। फिर अगली संधि बाजीराव ने, इन्होंने निजाम के साथ संबंध स्थापित किए। निजाम, हैदराबाद के निजाम नासिर जंग के साथ। निजाम दक्षिण भारत की राजनीति को काफी प्रभावित करता था। 1724 में निजाम उल मुल्क ने, ध्यान रखेंगे, निजाम उल मुल्क ने औरंगजेब से की मृत्यु के बाद अर्ध स्वतंत्र राजवंश की स्थापना हैदराबाद की और बाजीराव प्रथम ने निजाम उल मुल्क के साथ संधि की, जो संधि थी मुंगी शिवगांव की संधि। ध्यान रखेंगे, नासिर जंग नहीं, मुंगी से इनके साथ, ठीक है। इन्होंने हिंदू पद पादशाही के आदर्श एवं गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदू पद पादशाही के आदर्श एवं गौरव को पुनः प्रतिस्थापित किया और गुरिल्ला युद्ध पद्धति को पुनर्बहाली की। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अतिरिक्त जो यहाँ से अति महत्वपूर्ण एक प्रश्न एक और बनता है, 1728 में इन्होंने बुंदेलखंड के प्रति अपनी नीति को स्पष्ट किया। बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि समझ लें मैप के माध्यम से। गंगा नदी, यमुना नदी, इधर नर्मदा, ताप्ती। यमुना और नर्मदा के बीच का जो ये पठारी हिस्सा है, इसी को बुंदेलखंड कहा जाता है। यहाँ का शासक छत्रसाल की उपाधि धारण करता था। मुगल शासक या मुगल गवर्नर यहाँ पर कब्जा किए तो छत्रसाल की मदद करने के लिए बाजीराव प्रथम वहाँ गए और उनकी मदद की, उन पर कब्जा दिलवाया। बदले में जो यहाँ का छत्रसाल शासक था, छत्रपति ने, ध्यान रखिएगा, उन्होंने झांसी कालपी की जागीर बाजीराव को दी और बदले में मस्तानी नामक एक नर्तकी को भेंट की। पूछा जाता है किस बाजीराव को नर्तकी भेंट की? मस्तानी को। किस बाजीराव ने हिंदू पद पादशाही के आदर्श की पुनर्बहाली का कसम खाया? बाजीराव प्रथम ने, द्वितीय ने नहीं। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। और इसके पहले हिंदू पद पादशाही के आदर्श के गौरव को प्रतिष्ठापित करने के लिए हिंदू धर्म उद्धारक का शिवाजी ने शपथ खाया था। ध्यान रखिएगा, रायगढ़ के किले में 1774 में, ठीक है। ये इन्हीं के समय में 1740 में राणोजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हीं के समय में 1740 में राणोजी सिंधिया ने ग्वालियर में सिंधिया राजवंश की नींव डाली। ये मध्य प्रदेश पीसीएस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है, राणोजी सिंधिया। इस प्रकार से अगला आइए देखते हैं तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव हुए, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1740 से 1761 है। ये भी अपने पिता की भांति 20 वर्ष की अल्पायु में पेशवा बने और इन पर अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ का काफ़ी प्रभाव पड़ा या इनसे काफ़ी प्रभावित थे। बहुत महत्वपूर्ण है। और सदाशिवराव भाऊ के बारे में जैसे हमने पीछे भी चर्चा की है कि ये पानीपत के तृतीय युद्ध में काम आए या मारे गए। इन्होंने 1750 में मोस्ट इंपॉर्टेंट यह संधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण मराठा प्रशासन में संधि मानी जाती है। इन्होंने 1750 में राजा राम द्वितीय के साथ संगोला की संधि की। संगोला के संधि से अब पेशवा मराठा साम्राज्य का वास्तविक प्रशासक बन गया या वास्तविक प्रमुख बन गया और मराठा सम्राट या मराठा राजा अब नाम मात्र का राजा रह गया। यह संधि अति महत्वपूर्ण होती है। यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं। संगोला की संधि कब हुई? टाइम ड्यूरेशन 1750। किसके किसके बीच? राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच, ठीक। फिर इसके बाद है अगला पॉइंट इनसे संबंधित महत्वपूर्ण, इन्हीं के शासनकाल में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार भी हुआ। सब पीटी के बिंदु के महत्वपूर्ण बिंदु है।
फिर इन्हीं के समय में दो महत्वपूर्ण घटनाएं और घटी थी। 1741 में इनका एक सरदार रघुजी भोसले थे जिन्होंने कर्नाटक पर आक्रमण किया। उस समय कर्नाटक के नवाब दोस्त अली थे, जैसे हमने पीछे भी चर्चा किया है। दोस्त अली की हत्या कर दी और चांदा साहब को, जो उनके दामाद थे, बंदी बना के लाए सतारा में बंदी रखे। ये महत्वपूर्ण घटना थी। और बंगाल तक अपनी हनक मराठों ने या पेशवाओं ने प्रस्तुत की और बंगाल से, उड़ीसा से चौथ भी इन्होंने मांगा। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण घटना, सबसे महत्वपूर्ण घटना है, पूछा जाता है किसके शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ? उस समय कौन सा मराठा पेशवा रहा? तो पानीपत का तृतीय युद्ध, जैसे आप जानते हैं, 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन था। 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। और इसी युद्ध के बाद जो परिणाम आया, कहा भी जाता है, एक मेंस में प्रश्न बनता है IAS के, कि इसी युद्ध से एक युग का अवसान और दूसरे युग का प्रारंभ होता है। एक युग का अवसान तथा दूसरे युग का प्रारंभ होता है। किस युद्ध से? पानीपत के तृतीय युद्ध से। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं मेंस में, इसको मेंस में देखेंगे। फिलहाल इसको इतना पॉइंट आप समझें। अब अगला पॉइंट है, इस युद्ध में सदाशिवराव भाऊ तथा विश्वासराव मारे गए और इनके तोपखाने का प्रधान इब्राहिम गर्दी भी मारा गया। तोपखाने का प्रधान इब्राहिम गर्दी भी मारा गया। पूछा जाता है कि इब्राहिम, यहाँ से दो तरीके से प्रश्न बनेंगे। इब्राहिम गर्दी किसके तोपखाने का प्रधान था? मराठों के तोपखाने का प्रधान था। किस युद्ध में मारा गया? पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे गए। पानीपत का तृतीय युद्ध मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ध्यान रखेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध अलग से पढ़ाऊंगा, चूंकि बड़ा है, उससे कई सारे प्रश्न बनेंगे, इसलिए इस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिर इनके मृत्यु के बाद अगला पेशवा माधवराव बने, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1761 से 1772 है। ये अंतिम महान पेशवा माने जाते हैं, जो बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। ध्यान देने की जरूरत है, बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। इन्होंने पानीपत के मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए निजाम तथा मैसूर के साथ चौथ लेने के लिए बाध्य किए, या उनको चौथ देने के लिए बाध्य किए। मुगल बादशाह, महत्वपूर्ण घटना है ये, उसी प्रकार की घटना जिस प्रकार से, ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 1772 में अंग्रेजों का संरक्षण छोड़कर मराठों का संरक्षण स्वीकार किया। ये उसी प्रकार से घटना जिस प्रकार से सैयद भाइयों ने पेशवा के साथ मैग्ना कार्टा के रूप में, ठीक है, इन्हीं के समय में इनके चाचा रघुनाथ राव तथा इनके बीच पेशवाई को लेकर संघर्ष हुआ। अब ये क्या घटना है? पेशवाई के लेकर संघर्ष हुआ, अर्थात तो क्षेत्र विभाजन की बात की गई और कंपनी को, या आप ऐसे कहें अब ईस्ट इंडिया कंपनी को, इनके बीच में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान हो गया। ठीक है, यहीं से आंग्ल मराठा संबंध की शुरुआत होती है। किसके समय से? माधवराव के समय से। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु 1772 में क्षय रोग से हो गई। ध्यान देने की जरूरत है, 1772 में क्षय रोग से हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनका भाई नारायण राव गद्दी पर बैठा, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1772 से 1773 है। माधवराव के बाद इनका भाई गद्दी पर बैठा और पेशवा बना। 1773 में रघुनाथ राव ने इनकी हत्या करवा दी। यह महत्वपूर्ण घटना है। हत्या के बाद रघुनाथ राव की बाछें खिलाई। ध्यान देने की जरूरत है, रघुनाथ राव की बाछें खिलाई। उसमें बात ये थी, उस समय नारायण राव का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इनकी पत्नी गंगाबाई थी नारायण राव के, और गंगाबाई थी। गंगाबाई से इनकी मृत्यु के बाद माधवराव नारायण का जन्म हुआ और 3 महीने के अल्पवयस्क बालक को नाना फडणवीस ने, ध्यान देने की जरूरत है, नाना फडणवीस ने गद्दी पर बैठाया और एक बड़ा भाई काउंसिल की संरचना करके मराठा साम्राज्य की देखभाल करना प्रारंभ कर दिया। अब फिर प्रश्न उठता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में माधवराव नारायण के समय में हुआ। क्योंकि मुझे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को विस्तृत तरीके से आपको पढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पेशवाओं का इतिहास आप देख रहे हैं। अभी आंग्ल मराठा
संबंध मुझे देखना है, तीन अंग मराठा युद्ध पढ़ना है, उसको हम अलग से देखेंगे। फिर बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव का पुत्र था। रघुनाथ राव माधव राव और नारायण राव के चाचा थे, जिनके बीच में गद्दी को लेकर संघर्ष हुआ था। तो बाजीराव गद्दी पर बैठे, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1796 से 1818 है। इन्हीं के समय में पूना की संधि हुई। पूना के संधि के माध्यम 1817 संधि के माध्यम से मराठा सत्ता कंपनी को प्राप्त हो गई। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत की सत्ता मुगलों से नहीं अपितु मराठों से प्राप्त हुई पुणे के संधि के माध्यम से। अर्थात इन्हीं के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी लड़े गए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में हम आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे, उसको आप समझेंगे। फिर इसके बाद इनका एक दत्तक पुत्र नाना साहब इनका उत्तराधिकारी बना, जिन्हें धूधू पंत के नाम से भी जाना जाता है। और इनका अंतिम समय धूधू पंत या नाना साहब का कानपुर बिठूर में बीता और इन्होंने 1857 की क्रांति के रूप में भाग भी लिया। एक पेंशनर के रूप में अंतिम जीवन निर्वाह किए। इनके बारे में 1857 के क्रांति में मुझे विशेष पढ़ने का अवसर मिलेगा, क्योंकि सारी बातें अगर हम एक जगह दोहराएंगे तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा और हमारा यह वीडियो बड़ा होता जाएगा। इसलिए कुछ सावधानी पूर्वक काम करें तो ताकि हम कम में ज़्यादा समझने का प्रयास करें। इस तरह से आप हमारे इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।